भारत की सबसे बड़ी डिजिटल अरेस्टिंग अभी तक नहीं हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह। आज की सच्ची घटना को मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जो कि ये घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ की। वहीं की एक जगह है कृष्णा नगर। ये घटना 1 अगस्त 2024 को एक लेडी डॉक्टर को अनजान नंबर से फोन आता है और वो व्यक्ति कहता है कि मैं ट्राई से बात कर रहा हूँ। उस लेडी डॉक्टर ने उससे पूछा कि ट्राई क्या होता है। तभी वो व्यक्ति कहता है कि मैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूँ। आपके मोबाइल पर जितने भी सिम कार्ड यूज हुए हैं वो सारे के सारे बंद किए जा रहे हैं। वो कहता है कि क्या मेरी रुचिका टंडन से बात हो रही है। डॉक्टर परेशान हो जाती है और कहती है क्या आपको पता नहीं, मेरा नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। बैंकों में, स्टूडेंटों में, हर जगह मेरा नंबर बटा हुआ है। आपको पता है कि आप किससे बात कर रहे हैं। तभी वो व्यक्ति कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस की एसोसिएट डॉक्टर रुचिका टंडन से बात कर रहा हूँ। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो व्यक्ति बात करता है। डॉक्टर थोड़ा घबरा जाती है और सोचने लगती है और उससे पूछती है कि बात क्या है। वो व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच में 20 शिकायतें दर्ज हुई हैं। अलग अलग तुम्हारे नंबरों से आपके 20 से ज्यादा नंबर हैं। आपको पता है कि इन नंबरों से कितने कितने बड़े अपराध हो रहे हैं और कहती हो आप किससे बात कर रहे हैं। तभी डॉक्टर रुचिका परेशान होकर और घबरा जाती है और कहती है सर, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी मदद कीजिए। वो व्यक्ति कहता है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं तो आपके पास सीधे नंबर बंद करने का आदेश लेकर आया हूँ। अब आपसे बात तो केवल सीबीआई ऑफिसर IPS राहुल गुप्ता ही वही बात करेंगे और उन्हीं से बात करना। जैसे ही फोन कटता है, फोन वो लेडी डॉक्टर रखती है, दूसरा वीडियो कॉल आ जाता है। दूसरा कॉल आता है, जैसे ही वो कॉल उठाती है कांपने लगती है। वीडियो कॉल पर एक अफसर है जिसका सिर्फ चेहरा दिखाई दे रहा है। उसे देखकर पता चल रहा था कि वो एक CBI ऑफिसर है, कोई पढ़ा लिखा आदमी है जिसके पहनावे से और बोलचाल के ढंग से कोई समझदार और पढ़ा लिखा आदमी लग रहा था और कोई अफसर जैसा प्रतीत हो रहा था। हालांकि उधर से केवल फोटो ही दिखाई दे रही थी, इधर से उस लेडी का पूरा वीडियो दिखाई दे रहा था। तभी वो व्यक्ति कहता है कि आई एम IPS राहुल गुप्ता, CBI ऑफिसर, और कहता है मैडम आपने क्या नरेश गोयल का नाम सुना है। डॉक्टर कहती है मतलब, मैं समझी नहीं। मैं नरेश गोयल की बात कर रहा हूँ, क्या आपने उनका नाम सुना है। वो डॉक्टर कहती है नहीं सुना, जेट एयरवेज के मालिक हैं, उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जो कि आपके साथ में जिनके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ, उनके नाम पर जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है वो आपके खाते में भेजी गई है। तभी वो लेडी डॉक्टर कहती है कि मेरे खाते में क्यों भेजी जाएगी। मैडम शायद आपको पता नहीं, मुंबई में आपके नाम से कई खाते चल रहे हैं जिसमें बहुत पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, जो कि आपको अंदाजा भी नहीं है कि उन पैसों से बच्चों की और महिलाओं की तस्करी की जा रही है और जहां से ये पैसे भेजे जा रहे हैं उनका सीधा सीधा संबंध आतंकवाद से ताल्लुक रखता है। तभी वो लेडी डॉक्टर और थरथर कांपने लगती है और घबराने लगती है, परेशान सी हो जाती है। तभी उससे कहा जाता है कि आपको मुंबई आना होगा, मुंबई में आपसे बातचीत करेंगे और कुछ पूछताछ होगी। आप पूछताछ के लिए तैयार हैं तो बताइए। डॉक्टर कहती है कि आपको पता नहीं है कि मैं कहां से बात कर रही हूं। उधर से कहता है कि मैं जानता हूं कि आप लखनऊ से बात कर रही हैं। 2 घंटे के अंदर आपको मुंबई आना है। दोस्तों, ऐसा कोई भी अभी तक वाहन नहीं बना है कि हजारों किलोमीटर 1 या 2 घंटे में आदमी पहुंचा दिया जाए। अगर आप हवाई जहाज के जरिए से भी जाते हैं तो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आपको टिकट करानी पड़ेगी, और अगर इमरजेंसी में भी जाते हैं तो भी बहुत वक्त लगता है। एकदम से कोई भी कहीं भी इस तरह से नहीं जा सकता। लेडी डॉक्टर बहुत परेशान हो जाती है और फोन कट जाता है। पहला फोन ट्राई से था और दूसरा फोन CBI से, और फिर तभी तीसरा फोन आता है ED से। ED का फोन आता है और कहता है कि आपको मुंबई आना होगा। डॉक्टर कहती है कि मैं मुंबई नहीं आ सकती, आपके लिए एक ऑप्शन और है, आप ऑनलाइन बात कर सकती हैं। आपको ऑनलाइन अरेस्टिंग देनी पड़ेगी, हमें आप केवल दिखाई देते रहें, न कहीं जानी है आपको, न किसी घर वालों से बात करनी है, न किसी दोस्त से बात करनी है, न किसी व्यक्ति से बात करनी है।
अगर आप इनमें से किसी से भी बात करते हैं तो उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे। इसीलिए किसी से बात नहीं करनी, चाहे आपका कोई घर का हो या फिर आपका कोई बाहर का हो। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में नहीं तो आप लोगों को जेल भेज दिया जाएगा और 20 साल की या 30 साल की सजा हो सकती है और इससे ज्यादा भी हो सकती है और उम्र कैद भी हो सकती है। अगर आपने किसी से बात करने की कोशिश की, लेडी डॉक्टर के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। ये प्रक्रिया कुछ घंटों की ही थी और कहा जाता है कि आप कमरे में जाइए और किसी भी अपने घर के सदस्य से बात नहीं करनी है। टॉयलेट जाएंगी तो बता करके, पानी पिएंगी तो बता करके, जो भी बात करेंगी, जो भी कुछ करेंगी, ऑनलाइन रह के, वीडियो कॉल पर रह करके ही करेंगी। लेडी डॉक्टर तैयार हो जाती है, कहती है कि मैं डिजिटल अरेस्टिंग देने के लिए तैयार हूँ। जब वो प्रक्रिया चलने लगती है तो सबसे पहले उनसे कहा जाता है कि आपको एक नया मोबाइल खरीदना है और एक नया नंबर लेना है। सब कुछ नया होना चाहिए, उसके बारे में किसी को भी आपको बताना नहीं है। डॉक्टर मैडम तैयार हो जाती हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ हमारे पास कुछ ऐसे सबूत हैं, कुछ ऐसे कॉल रिकॉर्ड्स हैं जो कि हम तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में पेश करेंगे। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा था कि कुछ ऐसा माहौल बनाया। तभी डॉक्टर जैसे ही कुछ बोलती है तो सामने से फोन पर इंग्लिश में वो व्यक्ति बहुत तेजी से डांटता है। डॉक्टर साहिबा चुप हो जाती हैं और सोचती हैं कि मैं करूं तो क्या करूं। सामने वाला व्यक्ति कभी अंग्रेजी में बात करता है तो कभी हिंदी में और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सलीके से बात कर रहा था। कुछ देर बाद फोन पर कुछ डिटेल आना शुरू हो जाती है। कोर्ट का भी आदेश आता है, सीबीआई का भी आदेश आता है, ट्राई का भी आदेश आता है, ईडी का भी आदेश आता है। ये सारे आदेश आ जाते हैं और कहा जाता है कि आपकी डिजिटल अरेस्टिंग हो चुकी है। आपके पास एक फॉर्म भेज रहे हैं। फॉर्म में लिखा हुआ है कि उसकी डिटेल आपको बोलनी है। जितनी भी डिटेल आपसे मांगी जा रही है वो डिटेल हमें दे दीजिए। आप दोषी होंगी तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, अन्यथा अगर आप दोषी नहीं हैं तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो लोग लेडी डॉक्टर को भरोसा दिलाते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे इतनी देर से बात कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि वाकई में आप जेन्युइन इंसान हैं और बहुत पढ़ी लिखी हैं, आपसे कोई भी गड़बड़ नहीं हुई होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस फॉर्म में नाम, पता, बच्चे के नाम, पति का नाम, कितने खाते हैं, कहाँ नौकरी करते हैं, घर में जितने भी सदस्य हैं वो कहाँ कहाँ नौकरी करते हैं, कितने सदस्य नौकरी करते हैं, कितने दोस्त हैं, दोस्तों की क्या नौकरी है, तमाम डिटेल जानकारी उस फॉर्म में थी। सामने वाले व्यक्ति ने छोटी से छोटी जानकारी उस लेडी डॉक्टर से लेना शुरू कर दिया और पूछता है कि आपके पास कितने बैंक खाते हैं और कितने चल रहे हैं, इससे हम पता लगाएंगे जो भी लोग हैं टेररिज्म, उन्होंने आपके खिलाफ कितने सिम कार्ड निकाले हैं और कितने खाते तैयार किए हैं। अभी रात हो जाती है और वो कहती है कि मुझे बहुत नींद आ रही है और वो कहते हैं कि ठीक है आप सो जाना, लेकिन कमरे से बाहर मत जाना, किसी से बात मत करना। जब पूरे दिन किसी से बात नहीं की उस लेडी डॉक्टर ने तो बच्चे कहते हैं कि माँ तुम बहुत परेशान लग रही हो, बहुत घबराई हुई हो, क्या बात है। तो वो लेडी डॉक्टर कहती है कोई बात नहीं है, मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना। दूसरा दिन आता है, फिर से वही लोग कॉल पर आ जाते हैं। नया नंबर लिया था, उसमें एक ऐसा ऐप डाल दिया जाता है जिससे कि वो लोग हर वक्त वीडियो कॉल पर, ताकि उस लेडी डॉक्टर की किसी से भी बातचीत ना हो रही हो। 1 तारीख को पहला कॉल आता है और दूसरी को बात चल रही थी। जब 3 तारीख आती है तो वो बताती है कि वो 3 तारीख उसकी सबसे भयानक होती है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनसे कहा जाता है कि आप बैंक जाइए, वीडियो कॉल पर ही आप रहेंगी और किसी से बात नहीं करेंगी और लिमिट में जितनी बात करनी है उतनी ही बात करेंगी। डॉक्टर का SBI बैंक में खाता होता है, उसमें 1 करोड़ रुपए पड़े होते हैं। उस बैंक से किसी और बैंक में ट्रांसफर करने की बात कही जा रही थी और कहा जाता है कि आपके पास जितने भी रुपए हों, बैंक में, खातों में, RD में या कहीं भी जमा खाते में कितने भी, और तो और ज्वेलरी भी हो आपके पास जितनी भी, सब एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और धीरे धीरे सब ये जो हम खाते भेज रहे हैं बैंक के, अलग अलग कई खाते भेजे उन्होंने, उन खातों में आपको ट्रांसफर करते जाना है।
3 अगस्त 2024 को जब 1 करोड़ की रकम भेजी जा रही थी तो बैंक मैनेजर कहता है कि मैडम आप कुछ परेशान लग रही हैं, कुछ दिक्कत में लग रही हैं। क्या बात है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? वो कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और पैसा बैंक से ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। जब 4 तारीख आती है तब फिर से वो लोग ऑनलाइन आते हैं और कहते हैं कि फोन पर बने रहना, किसी से भी बात मत करना। और सब उन लोगों को दिखाई दे रहा था कि क्या खा रही है, कहाँ जा रही है, किस रास्ते से जा रही है, कैसे जा रही है, कितनी बात करनी है, सब उनको कहा गया था। फिर 5 तारीख को इंडिया बैंक के खाते में 50 लाख रुपए दूसरे खाते में डाल दिए जाते हैं। 5 अगस्त को ही पीएनबी से 12 लाख रुपए, 40 लाख रुपए और 15 लाख रुपए एक बार में 5 अगस्त को 3 बार पैसे निकाले जाते हैं। 12, 40 और 15 ये ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अगला दिन फिर आता है और कहा जाता है सोचो और कहां कहां आपके पैसे पड़े हुए हैं। तभी उन्हें फिर याद आता है कि मेरा एक और खाता है SBI का, उसमें कुछ पैसे पड़े हैं। 6 अगस्त 2024 को 15 लाख रुपए फिर से ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। 2 लाख रुपए बचे हैं, वो भी SBI में, तो वो कहते हैं उन्हें भी ट्रांसफर कर दो। 7 अगस्त आ जाती है और उसे आने के बाद वही बातचीत का सिलसिला चलता रहता है। लगातार CBI की जांच चल रही थी और कितनी भी संस्थाएं थी जैसे कि ट्राई, CBI, ED, इनसे लेटर लिए जा रहे थे बकायदा मोहर लगाकर। कोई भी पहचान नहीं सकता था। मैडम ने सवाल किए थे उनसे कि आप कहीं नकली तो नहीं, तो सारे लेटर ऐसे बना करके तैयार करके उनके सामने भेजे जा रहे थे। सारे दस्तावेज ऐसे लग रहे थे कि बिल्कुल असली हों। 5 खातों में 2 करोड़ 81 लाख रुपए की रकम 6 दिन में निकलवा लेते हैं। पैसे ट्रांसफर के बाद भी ऑनलाइन पर बने रहते हैं। अब वो थोड़ा शांत हो जाते हैं, तभी उस लेडी डॉक्टर को थोड़ा होश आने लगता है और वो कहती है मुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और पूछना चाहिए कुछ गड़बड़ तो नहीं। हालांकि उसने बहुत क्रॉस वेरीफाई कर लिया था और सारे कागज भी देखे थे, फिर भी वो तसल्ली के लिए पुलिस स्टेशन जाती है और SHO से मिलती है जो कि एक अधिकारी होते हैं। वो उनसे पूछती है कि सर ये जानना चाहती हूँ कि डिजिटल अरेस्टिंग होती है क्या? वो पूछते हैं कि आप क्यों पूछ रही हैं? वो कहती हैं कि मैं जानना चाहती हूँ मैडम, इसका कोई भी कानून नहीं बना है और ना कोई डिजिटल अरेस्टिंग कुछ होती है, ना इसका कोई कानून बना है किसी को भी डिजिटल रूप से अरेस्ट किया जाए। जैसे ही ये बात उस लेडी डॉक्टर ने सुनी तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, बेहोशी सी हालत हो जाती है, वो बिल्कुल सुन्न पड़ जाती है। सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं रहती उसमें, क्योंकि पिछले 6 दिनों में उन्होंने 2 करोड़ 81 लाख रुपए दे दिए थे। फिर FIR दर्ज की जाती है और ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, अखबारों में ये न्यूज छपने लग जाती है। तभी उत्तर प्रदेश की पुलिस काम में लग जाती है और जोरों शोरों से काम करती है और ये मामला SCF को दे दिया जाता है कि आपको इस मामले की पड़ताल करनी है। डॉक्टर मैडम संजय गांधी कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर होती है। हैरानी की बात यह है इतनी पढ़ी लिखी व्यक्ति के साथ इतना भयानक गेम खेला है। पुलिस ने जांच करना शुरू की थी, करीब 15 दिन बीत जाते हैं। फिर आखिरी अगस्त में 31 अगस्त 2024 को कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जिन लोगों के खाते में पैसे जाते हैं वो बेहद ही गरीब होते हैं, बहुत ही गरीब व्यक्ति होते हैं। उनको लालच देकर उनके खाते में ये पैसे डलवाए जाते हैं। उन्होंने इन पैसों को क्रिप्टो करेंसी में इस्तेमाल कर लिया था। कहा जाता है कि पुलिस जब अपने पर आ जाती है तो दुनिया से भी पाताल से भी दोषी को खोज निकालती है। आखिरकार पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और उसमें से एक नाम होता है हरिप्रिया प्रधान, जो कि इनकी मेन मेंबर लीडर होती है। ये उड़ीसा की रहने वाली एक लेडी है। इसके साथ जितेंद्र कुमार यादव जो कि प्रयागराज से हैं। 11 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और इनसे 2 करोड़ 30 लाख रुपए बरामद कर लिए जाते हैं। जब वो FIR दर्ज करती है तो 27,88,000 रुपए रोक दिए जाते हैं, बैंक में ही फ्रीज कर दिए जाते हैं क्योंकि इन्हें कोई निकाल न सके। और अभी भी उस डॉक्टर लेडी को पूरे पैसे वापस नहीं मिल पाए हैं। धीरे धीरे उसके पैसे वापस आ रहे हैं।
कई लोग इस ठगी में आ चुके हैं। इसमें सभी बड़े अधिकारी जैसे कि डॉक्टर, पुलिस में और तो और आर्मी में जनरल, कर्नल, ऐसे बड़े अफसर इस ठगी का शिकार हो चुके हैं। ये लोग कोई 8 पास है, कोई 10वीं फेल है। ऐसे लोग इस ढंग से बात करते हैं कि सचमुच CBI हों। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य केवल यही है कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, क्योंकि ऐसे धोखाधड़ी बहुत हो रही है और ठगी बहुत कर रहे हैं। तो आपको ध्यान से फ़ोन करना है और फ़ोन उठाना है। धन्यवाद।